Good morning students. Today we are going to continue same lesson that is infrastructure development in India. बेटा हमने लास्ट वीडियो के अंदर इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, देन बेटा मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स इंक्लूड होती हैं हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ बेटा हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्वेश्चन को क्लियर किया था। और लास्ट में हमने टॉपिक डिस्कस किया था रेलेवेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसके फंक्शंस क्या है या किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी इकॉनमी के लिए बेनिफिशियल है। तो बेटा आज हम न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन क्या है, ट्रेडिशनल टाइम में क्या था, प्रीवियस टाइम में ये कैसा था और इस समय इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, आज हम ये डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक के अंदर अर्बन एरिया, रूरल एरिया की कंडीशंस, कितनी डेवलपमेंट हुई है और कितनी डेवलपमेंट हो सकती है, कंपैरिजन ऑफ इंडिया विद अदर कंट्री, ये हम सब इसके अंदर डिस्कस करते हैं। अगर बेटा हम स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ट्रेडिशनल जो हमारी गवर्नमेंट थी प्रीवियस टाइम पीरियड के अंदर हमारे पब्लिक सेक्टर की सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की। उस समय में पब्लिक सेक्टर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। पब्लिक सेक्टर सारी की सारी इन्वेस्टमेंट करता था, लेकिन पब्लिक सेक्टर की इन्वेस्टमेंट इतनी सफिशेंट नहीं होती थी, इतनी ज़्यादा नहीं होती थी कि इकॉनमी की सारी नीड्स को पूरा किया जाए। नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप करना सिर्फ पब्लिक के लिए सफिशेंट अमाउंट नहीं होता था, क्योंकि हमारे देश के अंदर इंडिया से डेवलपिंग कंट्री जो कि पहले अंडर डेवलप था, तो ऐसे कंट्री में जहाँ पैसे की ऑलरेडी शॉर्टेज है तो हम सिर्फ एक सेक्टर को अगर पावर दे देते हैं या उसको राइट देते हैं कि वही इन्वेस्ट करेगा तो वो नेचुरली सफिशेंट नहीं होगा। जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, आज हम टुडे की बात करते हैं, आज की बात करते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर ने पब्लिक सेक्टर के साथ जॉइंट पार्टनरशिप की है। इस समय दोनों सेक्टर वी कैन से मिक्स्ड इकॉनमी हमने अडॉप्ट की है। तो मिक्स्ड इकॉनमी के अंदर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डे बाय डे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटा अगर डिटेल में डिस्कस किया जाए तो एज वी नो इंडियन इकोनॉमी के दो पार्ट्स हैं, एक साइड पे रूरल एरिया और एक तरफ हमारा अर्बन एरिया है। अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो इंडिया में मेजॉरिटी पीपल रूरल एरिया के अंदर रहते हैं, अपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नीड्स के लिए वो रूरल एरिया के ऊपर डिपेंड है। अभी इस समय पूरा वर्ल्ड काफ़ी टेक्निकल प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आज भी घर का खाना बनाने के लिए जो एनर्जी की, जो फ्यूल की ज़रूरत होती है, तो रूरल एरिया की जो लेडीज़ हैं, वीमेंस हैं, वो आज भी जो हमारी क्रॉप से रेजिड्यू बचते हैं, जो सूखे पत्ते होते हैं उनका यूज़ करती हैं, या बेटा आसपास की जो ड्राई जो फॉरेस्ट से में लकड़ी मिल जाती है उसका यूज़ करती हैं, या बच्चे एनिमल कॉर्डंग का यूज़ करते हैं। तो आज भी उनकी कंडीशन वर्स है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो रूरल एरिया के अंदर इतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो पा रही। इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान है इंडियन वुमेन को होता है, जो रूरल एरिया में आती है, उनको बहुत काम करना पड़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज होने की वजह से या ऐसी फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से। उनको काफ़ी लंबा डिस्टेंस कवर कर पानी भरने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है, तो अपनी बेसिक नीड्स पूरा करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। उनका जो एक जगह से दूसरी जगह लॉन्ग डिस्टेंस है उसके बहुत सारे रीज़न है, जैसे लकड़ी इकट्ठी करना जिससे घर का खाना बन, कुकिंग के लिए यूज़ करना, पानी इकट्ठा करना। इंडिया के अंदर 2001 के सेंसस की रिपोर्ट को अगर चेक किया जाए अकॉर्डिंग टू NCERT बुक्स, तो उसमें लिखा है कि 56% हाउस होल्ड इंडिया में ऐसे थे जिनके घरों में इलेक्ट्रिसिटी, तो बाकी जो रिमेनिंग रह गए 44% हाउसेस के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज़ नहीं थी। इंडिया में अभी भी 90% हाउस होल्ड है, 90% हाउस होल्ड है 2001 के अकॉर्डिंगली, जिनकी फैमिलीज़ में कुकिंग के लिए आज भी बायोफ्यूल के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। अगर पानी की बात की जाए, वाटर फैसिलिटी की, पीने का पानी उनके घरों में कितना पहुंचता है, सिर्फ 24% हाउस होल्ड है जिनके घरों में वाटर टैप की फैसिलिटी है। 76% पॉपुलेशन है जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए 76% पॉपुलेशन जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए ओपन सोर्सेज का यूज़ करती है, जैसे पानी के लिए वो वाटर वेल्स का यूज़ करती है या पाउंड्स का यूज़ करती है, लेक्स का यूज़ करती है, रिवर का यूज़ करती है। तो इंडिया में आज भी ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ की शॉर्टेज पाई जाती है, चाहे वो पानी हो,
चाहे वो कुकिंग के लिए उनके लिए पास फ्यूल हो या बेटा कोई भी ऐसी फैसिलिटी। अगर आप बात करें सैनिटेशन फैसिलिटी की, जिसके अंदर हमारे पास सीवरेज फैसिलिटी आती है, तो रूरल एरिया में 20% एरिया इम्प्रूव किया है, लेकिन स्टिल अभी भी 100% ना तो ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है, ना उनके पास फ्यूल है, ना बच्चे उनके पास सैनिटेशन फैसिलिटी है। तो रूरल एरिया की कंडीशन आज भी एज़ कम्पेयर टू अदर बहुत बुरी है। इस तरह से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारे पास एक क्वेश्चन बन जाता है कि रूरल एरिया में लोगों की कंडीशन कैसी है अकॉर्डिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है इसी लेसन में से, कैन वी कंपेयर इंडियन इकोनॉमी विद अदर कंट्रीज ऑन द बिहाफ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। येस वी कैन कंपेयर। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हमारे पास आता है इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अदर कंट्रीज का कंपेरिजन करते हैं। ये हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल के अंदर बताया कि इंडिया का कंपैरिजन चाइना, पाकिस्तान, इंडोनेशिया के साथ हो रहा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करो तो जीडीपी में 2040 के रिकॉर्ड के हिसाब से इंडिया में जो जीडीपी लगाई गई है दैट इज़ 34%। अगर आप वाटर फैसिलिटी की बात करो दैट इज़ 94%, वेयर एज चाइना 96%। अगर आप सैनिटेशन फैसिलिटी की बात करो तो इंडिया के पास ये फैसिलिटी 40% है, वेयर एज चाइना के पास 77%। अगर मोबाइल्स यूज़र जो है, जो वो लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, जिनके पास मोबाइल अवेलेबल है दैट इज़ 79%, और वेयर एज इन चाइना दैट इज़ 93%। और अगर पावर जनरेशन की बात करो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की बात की जाए, तो हमारे पास रेशो है 1423 किलो मेगावाट के हिसाब से हमारे पास इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस है। लेकिन बाकी कंट्रीज़ की बात की जाए, अगर हम बाकी कंट्रीज़ की बात करें, वी एग्री पाकिस्तान और इंडोनेशिया हमसे वर्स हैं, लेकिन हमसे जो अच्छे देश हैं जैसे हांगकॉन्ग है, चाइना है, ये कंट्रीज़ हमसे अच्छे हैं। तो इनकी अगर डेवलपमेंट को कंपेयर किया जाए, चाहे वो जीडीपी है, चाहे इम्प्रूव वाटर है, चाहे बेटा सैनिटेशन फैसिलिटीज़ है, चाहे किसी भी तरह से उनकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को कंपेयर किया जाए, तो दे आर फॉर बेटर। इसका मतलब इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पर गवर्नमेंट ने कोशिश तो की है डेवलपमेंट करने की, लेकिन आज भी ये डेवलप कंट्री के साथ compete नहीं कर पा रहा। तो हमारे कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी अच्छी कंडीशन में, इसकी फाउंडेशन को इतना साउंड नहीं किया गया। इतना कंपैरिजन करने के बाद भी हम अगर जीडीपी के ऊपर स्ट्रेस दें तो इंडिया में कुछ डेवलपमेंट का कारण इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना कि इंडिया प्रोजेक्टेड टाइम के हिसाब से वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट कंट्री में है, जो कुछ सालों में इस कंडीशन में पहुंच जाएगा कि इंडिया का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्टअप किया जाए तो हमारी इकॉनमी डेवलप हो सकती है और बहुत जल्दी हम एक अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे, एज वी कैन ईजिली कम्पीट विद द डेवलप्ड कंट्रीज़। एक ऐसी कंडीशन में आने के बाद, इफ़ एनी कंट्री एज इनकम राइजेज कॉम्पोजिशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट चेंज सिग्निफिकेंटली। अगर किसी कंट्री की इनकम राइज होती है तो नेचुरली बेटा उनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर था अब उनकी रिक्वायरमेंट चेंज होती है। फॉर लो इनकम कंट्रीज़ फॉर द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, पावर और मोर इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो इकॉनमीज बेटा अभी डेवलप हुई हैं, जिनकी इनकम कम होती है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बिहाव से बेसिक नीड क्या आती है कि इरिगेशन फैसिलिटी उनको मिले, ट्रांसपोर्टेशन मिले, या बच्चे उनके पास इलेक्ट्रिसिटीज़ की पूरी डेवलपमेंट हो ताकि उनका बेस साउंड होना शुरू हो जाए। बट बेटा वेयर एज जो कंट्रीज़ को काफ़ी डेवलप हो चुकी हैं, जिनकी इनकम काफ़ी हाई है, तो उनकी रिक्वायरमेंट भी चेंज होती है। एज इकॉनमी मैच्योर most of their basic consumption demands are met and share of agriculture in the economy shrink and more services related to infrastructure is required। कहते जिन इकॉनमीज़ के अंदर चेंज आता है, जिनका बेस क्लियर हो चुका होता है, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट चेंज होती है। जैसे अब उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है टेलीकम्युनिकेशन के लिए या बेटा बाकी पोर्ट्स वगैरह को इंक्रीज़ करने के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इनकम के हिसाब से जैसे से इनकम बढ़ती है वैसे से कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट भी चेंज होती जाती है। तो इंडियन इकॉनमी एक डेवलपिंग स्टेज में है। अगर हम बात करें तो इंडिया की रिक्वायरमेंट इस समय क्या है, एग्रीकल्चर को साउंड करने के लिए बेसिक एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए वहाँ पर उनका जो बेस है वो बनाया जाए। वेयर जो कंट्रीज़ जैसे चाइना या अदर कंट्रीज़ है जहाँ पर डेवलपमेंट का प्रोसेस फास्ट है, जहाँ पर उनकी स्पीड काफ़ी आगे जा चुकी है, जिनकी इनकम काफ़ी हाई है, तो वहाँ पर अभी टर्शियरी सेक्टर को ज़्यादा स्पीड अप किया जा रहा है। तो हमें इस पोजीशन में पहुँचने के लिए, जैसे कि कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं, अपनी इकॉनमी को डेवलप करने के लिए हमारी इकॉनमी के जो पॉलिटिशियंस हैं, लीडर्स हैं, उनको काफ़ी पैसा जीडीपी में इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाना चाहिए। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेटा पैसा लगाएंगे तो हमारी इकॉनमी अपने आप डेवलप होना शुरू हो जाएगी। नाउ thus the development of infrastructure and economic development go hand in hand
एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन द प्रॉपर एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन, और इंडस्ट्री डिपेंड करती है पावर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तो अगर हम इस पूरे टॉपिक को सम अप करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत क्यों है, क्या हमें सिर्फ प्राइमरी सेक्टर डेवलप करना या हमने इंडस्ट्री, तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। तो पहले अगर हमें अपने एग्रीकल्चर को साउंड करना है, उसमें एक्सपेंशन करनी है, तो हमें इरिगेशन फैसिलिटीज़ को या बेसिक जो रिक्वायरमेंट है हमारे एग्रीकल्चर की उनको साउंड करना होगा। और बेटा अगर हमें इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस करनी है तो हमें हमारी इकॉनमी के अंदर पावर, इलेक्ट्रिसिटी या ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करना होगा। ऑब्वियसली अगर हम प्रॉपर अटेंशन देंगे तो हमारी इकॉनमी डेवलप हो जाएगी, इसकी डेवलपमेंट का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, इसकी स्पीड तेज़ हो जाएगी। बस हमारी इकॉनमी की जो मेन कंस्ट्रेंट क्या है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की है, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम इसके ऊपर ज़्यादा पेमेंट लगाएं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। हमारी इकॉनमी का सिर्फ एक कंस्ट्रेंट है, हमने थिंकिंग की, हमने सोचा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने से हमें ये बेनिफिट्स होंगे। हमारे इकोनॉमिस्ट ने हमें, हमारे फिलोसफर्स ने हमें यही समझाया कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो इकॉनमी डेवलप होगी। लेकिन आज तक हमारी इकॉनमी के ऊपर इतनी अटेंशन पे नहीं की कि हमारी इकॉनमी का इंफ्रास्ट्रक्चर साउंड हो जाए। हमारी इकॉनमी के अंदर यही प्रॉब्लम है, अगर हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है या हमारी मिनिस्ट्री है, प्रॉपर अटेंशन पे करेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर साउंड हो जाएगा। तो इस टॉपिक के अंदर, इस लेसन के अंदर, अगली वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। वन इज़ एनर्जी एंड हेल्थ। एनर्जी को बेटा हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इस बार सिलेबस के अंदर एनर्जी टॉपिक डिलीटेड है, हमने हेल्थ के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है। तो आज हमने डिस्कस किया कंडीशन ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर सिंस इंडिपेंडेंट टिल नाउ, हमारी कंडीशन क्या थी, तो जिसके अंदर हमने इसकी इंपॉर्टेंस भी देखी, इसकी कुछ प्रॉब्लम को भी डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द हेल्थ। इट इज़ अबाउट टुडे।